दोस्तों, मैं हूं सरफराज और आप देख रहे हैं ओनली यूपीएससी। तो दोस्तों, आज फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ओनली यूपीएससी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 पर। इसमें हम जानने वाले हैं विविधता और भेदभाव के बारे में। चैप्टर 1 में हमने समझा विविधता और असमानता को। अब हम बात करने वाले हैं विविधता और भेदभाव पर। अब देखिए, विविधता क्या है, विविधता किसे कहते हैं, विविधता कैसे पैदा होती है, ठीक है, विविधता असमानता से कैसे अलग होती है, यह सब मैं आपको बता चुका हूं चैप्टर 1 में। अब मैं बताऊंगा विविधता और भेदभाव में क्या संबंध है, ठीक है, विविधता से भेदभाव कैसे पैदा हो रहा है, ठीक है, विविधता के कारण भेदभाव कैसे पैदा होता है। अब यहाँ पे हम जानेंगे। अब उसके साथ भेदभाव पैदा किन कारणों से हो रहा है, ठीक है, भेदभाव है क्या, भेदभाव का सामना करते समय कैसा फील होता होगा, ये सब हम यहाँ पे जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं विविधता पर। अब देखिए, विविधता पर हम बात करेंगे केवल भारतीय विविधता पर, ठीक है। अब भारतीय विविधता में भारतीय विविधता का क्षेत्र कितना बड़ा है वो पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, संसार में मुख्य रूप से 8 धर्म हैं। कितने धर्म हैं? 8 धर्म है और सभी धर्मों के अनुयायी भारत के अंदर देखने को मिलते हैं। यानी भारत के अंदर इन 8 धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। तो यहाँ पे यदि आप देख रहे हो भारत की धार्मिक विविधता को, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि भारत में धर्म को लेकर कितनी विविधता बनी हुई होगी, ठीक है। अब दूसरा फैक्ट, 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं भारत के अंतर्गत। यानी भाषाई विविधता को यदि आप देखो तो भारत में भाषाई विविधता का क्षेत्र कितना बड़ा है, 1600 से भी ज्यादा भाषा बोली जाती हैं भारत के अंदर। तो भाषाई विविधता भी बहुत ज्यादा हो गई। उसके साथ यदि आप देखो तो नृत्य विविधता को, तो नृत्य विविधता में आप देखो 100 से ज्यादा नृत्य होते हैं भारत के अंतर्गत। कहने का मतलब ये है भारतीय विविधता में नृत्य का जो क्षेत्र है वो भी बहुत बड़ा है, क्योंकि 100 से 100 से ज्यादा नृत्य होते हैं भारत के अंतर्गत। तो इन सब चीजों से यहाँ पे आप सब समझो, इन सभी फैक्ट से भारतीय विविधता कितनी गहरी होगी आप इमेजिन करो। और इस भारतीय विविधता के गहराई से पैदा हुआ भेदभाव। अब भेदभाव कैसे पैदा हुआ मैं आपको ये बता देता हूं। देखिए, भारतीय विविधता में मुख्य 8 धर्मों के मानने वाले लोग हैं, शामिल हैं। तो धार्मिक विविधता कैसे पैदा हुई होगी? देखिए, अब अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग हैं, ठीक है, हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, ठीक है, सिख हो गए, ईसाई हो गए। तो मान लीजिए और भी जो भी धर्म है, क्रिश्चियन हो गए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3 धर्म ले लेता हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, 4 ले लेता हूँ, ठीक है। तो सिख, अब ये जो चारों धर्म है, ये अब इनमें क्या है कि लोगों में क्या एक दूसरे के प्रति क्या हो जाता है, धारणाएं बना लेते हैं। हिंदू लोगों ने मुस्लिम लोगों के बारे में धारणाएं बना रखी है, मुस्लिम लोगों ने हिंदुओं के बारे में धारणा बना रखी है, ठीक है। हिंदुओं ने सिखों के बारे में धारणा बना रखी है, सिख ने मुस्लिम और हिंदुओं के बारे में धारणाएं बना रखी है। वो धारणाएं क्या कहलाती है? वो कहलाती है पूर्वाग्रह। क्या कहलाती है? पूर्वाग्रह। और पूर्वाग्रह जन्म देता है भेदभाव को। अब देखिए कैसे धारणाएं बना लेती है। मान लीजिए जो हिंदुओं की मान्यता है वो सभी क्या है, उनकी मान्यता उन्हीं के अकॉर्डिंग सही है, ठीक है। और जो मुस्लिमों की मान्यता है उनके अकॉर्डिंग मुस्लिमों की मान्यता सही है, ठीक है। सिखों की जो मान्यता है वो उनके अनुसार उनकी सही है, ठीक है। मतलब सभी अपनी अपनी मान्यताओं के प्रति बद्ध हैं, ठीक है। अब जो जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे हिंदू है, ये इनके नजरों में मुस्लिमों की जो मान्यताएं हैं, मुस्लिमों की जो प्रथाएं हैं वो गलत है। मतलब वो कहते हैं, या फिर मुस्लिम कहते हैं कि इनकी मान्यताएं गलत है, या फिर ये कह रहे हैं, मतलब एक दूसरे के प्रति धारणाएं बना रखी हैं, ठीक है। तो इनकी जो मान्यता है उनको मुस्लिम लोग गलत दृष्टि से देख रहे हैं, और जो मुस्लिम लोगों की मान्यताएं हैं वो हिंदू लोग इनकी को गलत दृष्टि से देख रहे हैं। जो इनकी मान्यता है, इनकी मान्यताओं को ये लोग गलत दृष्टि से देख रहे हैं, ठीक है। तो मतलब पहले से बेकार में अपने आप ही स्वयं ही धारणाएं बना लेते हैं, क्योंकि अब ये धारणाएं कहलाती हैं पूर्वाग्रह, ठीक है। इससे क्या हुआ, हिंदू लोग मुस्लिमों से दूरी बनाएंगे, ठीक है, मुस्लिम लोग हिंदुओं से दूरी बनाएंगे। अब इसी तरीके से सिख लोग मुस्लिमों से, यानी एक दूसरे से दूरी बनाएंगे, एक दूसरे के प्रति नकारात्मक सोचेंगे। तो इससे क्या होगा, वहां पे जो समानता है वो नष्ट होती हुई दिखाई देगी। मतलब एक दूसरे को समान नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ और बढ़िया तरीके से समझाने के लिए। देखिए, जाति होती है हिंदू धर्म में, उसमें ब्राह्मण होते हैं, ठीक है, शूद्र भी होते हैं, क्षत्रिय भी होते हैं, वैश्य भी होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो शूद्र हैं उनको माना जाता है दलित यानी अछूत।
तो अब जो ब्राह्मण लोग हैं वो इनसे दूरी रखेंगे, ठीक है, दूरी रखेंगे तो उनका ये पूर्वाग्रह है, उनकी ये धारणा है कि ये लोग अछूत हैं, इनको छूना मना है। तो इस तरह की धारणा क्या कर रही है, भेदभाव का काम कर रही है, नहीं कर रही। तो मतलब इनसे जन्म हुआ, विविधता ने जन्म दिया पूर्वाग्रह को। किसको? पूर्वाग्रह को। और पूर्वाग्रह ने रूप लिया भेदभाव का, ठीक है। मान लीजिए अब जो ये पूर्वाग्रह था, जो लोगों ने बना लिया पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह मतलब किसी के बारे में कोई धारणा अपने मन में बैठा लेना पहले से ही, ठीक है, पहले से ही कोई धारणा अपने मन में बैठा लेना, वो पूर्वाग्रह है। तो अब इस पूर्वाग्रह ने काम किया किसका? भेदभाव का। इस तरह के पूर्वाग्रहों ने जन्म दिया है भेदभाव का। एक कारण यहाँ पे आ गया, मतलब विविधता जन्म दे रही है भेदभाव को, वो अप्रत्यक्ष रूप से दे रही है, क्योंकि उसमें वो पैदा कर रही है पूर्वाग्रह को, और पूर्वाग्रह जन्म दे रहा है भेदभाव को, ठीक है। अब यहाँ पे जो दूसरा है ये रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं। अब पूर्वाग्रह के अलावा रूढ़िबद्ध धारणाएं भी पैदा करती है किसको? भेदभाव को। वो कैसे कर रही है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं होती है ना, लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं होती है, अपनी अपनी धार्मिक मान्यताएं होती है। मैं केवल यहाँ पे धर्म के आधार पे समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अब जो ये भाषाओं का आधार पे भी आप देखोगे तो वो भी भाषा का आधार पे भी इसी का हाल है, यही हाल है। उसके बाद देखोगे नृत्य का आधार पे तो यही सेम कंडीशन है। मतलब आपको केवल एक यहाँ पे समझ लो, क्योंकि ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, समझना है तो आप समझ गए होंगे धर्म का आधार से। अब यहाँ पे जो रूढ़िबद्ध धारणा है, लोगों के जो अपने अपने धर्म है, अपने अपने धर्म के प्रति क्या होती है, अपनी अपनी रूढ़िवादी अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। वो मान्यताएं कैसी है? रूढ़िबद्ध है, मतलब लोग उनको मानते हैं, ठीक है। उनके वो किससे पैदा हुई है? वो पूर्वाग्रह से पैदा हो रही है, ठीक है। मतलब उन्होंने जो धारणाएं बनाई, और वो धारणा जब पक्की हो बन जाती है, मतलब जो धारणाएं एक दूसरे के मन में बैठा ली, जब वो बढ़िया तरीके से बैठ जाती हैं, मतलब उस वर्ग के लोगों के में ज्यादा पूर्ण तरीके से स्थापित हो जाती है, तो वो फिर क्या बन जाती है? वो रूढ़िबद्ध धारणाएं बन जाती है, ठीक है। रूढ़िवादी मतलब जो रिवायतों को मानने वाले लोग होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये भी पैदा कर रही है भेदभाव को। तो अब आप समझ चुके हो भेदभाव कैसे पैदा हुआ है। विविधता का भी योगदान है भेदभाव को पैदा करने में, पूर्वाग्रह का भी और रूढ़िबद्ध धारणाओं का भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया धर्म के आधार पे, ठीक है। अब आप एक्सप्लेन कर सकते हो भाषा के आधार पे भी, ये डिपेंड करता है आप पे। आपको अपने विवेक से काम करना है, ठीक है। जो वर्ड्स बुक में क्या है कि एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। वहां पे एग्जाम्पल लिया है, लड़के लड़की का भी लिया है, ठीक है। लिंग के आधार पर उन्होंने एग्जाम्पल लिया है। तो आप देखिए, लिंग के आधार पे भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जन्म के आधार पे भी ले सकते हो, जाति के आधार पे भी ले सकते हो, धर्म के आधार पे भी ले सकते हो, ठीक है, संस्कृति के आधार पे भी ले सकते हो। डिपेंड करता है आपके विवेक पे। तो यहाँ पे आपको विवेक से काम करना है। मैंने केवल धर्म को एक्सप्लेन किया है। अब आप एक्सप्लेन करो कि भाषा के आधार पे, यानी भाषाई विविधता के आधार पर भेदभाव कैसे पैदा हो रहा है। एक्सप्लेन करो खुद से, अपने विवेक से काम करो, नृत्य के आधार पर कैसे पैदा हो रहा है भेदभाव, ठीक है। कंडीशन सेम है, बस आपको अपने विवेक से काम करना है, थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा, उसमें कोई वो नहीं है, अध्ययन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, हम बात करते हैं जब भेदभाव पनपा इंडिया में, भारत में, तो क्या हुआ। तो वहां के जो उस टाइम के जो लोग थे जिन्होंने भेदभाव का सामना किया, तो देखिए पहले मैं यही बता देता हूँ भेदभाव का सामना करने पर कैसा फील होता होगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए भेदभाव का सामना करने पर कैसा फील हुआ होगा, इसकी एक कहानी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान के पिता कहे जाने वाले महान हस्ती। तो देखिए भारतीय संविधान के रचयिता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसने 1909 में क्या किया? भेदभाव का सामना किया। वो भेदभाव किस आधार पर था? जाति पर आधारित था, ठीक है। किस पर आधारित था? जाति पर आधारित था। भेदभाव क्या था? 1901 में वो अपने पिता से मिलने महाराष्ट्र के कोरेगांव जाता है, ठीक है, 1909 में। तो उस टाइम वो कितनी साल का था? 9 वर्ष का था। तो 9 वर्ष की आयु में वो महाराष्ट्र के कोरेगांव में अपने पिता से मिलने जाते हैं। उसके साथ में उसके भाई थे, ठीक है। अब जैसे वो गए तो जहां पे उनके पिता की आने की बात थी, जिस स्टेशन पर, वहां पे पहुंचकर अपने पिताजी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन समय पर उनका पिताजी स्टेशन पर नहीं पहुंचता है। तो अब वहां पे इंतजार करते करते उनको टाइम लगा तो शाम होने लगी। तो शाम जब होने लगी, जो स्टेशन मास्टर था उसने उनसे पूछा, तो उन्होंने अपनी समस्या बताई कि हम इस तरीके से आए हैं, अपने पिता से मिलना है, लेकिन वो वहां पे अभी नहीं आया है। कोरेगांव यहाँ से कितना दूर है, हम जा सकते हैं, आप हमें बता दीजिए, ठीक है। अब जब इस तरह की बातें हुई तो उस टाइम
भीमराव अंबेडकर और उसके जो भाई थे उसके साथ में उन्होंने बढ़िया कपड़े पहने हुए थे, ठीक है। उनकी जो भाषा थी उन्होंने वो चेंज की हुई थी अकॉर्डिंग टू क्षेत्र। जैसे कि हम क्षेत्र में, अब हम दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली वाली लैंग्वेज यूज करने की कोशिश करते हैं ना, इसी तरीके से उन्होंने अपनी भाषा भी कुछ समय के लिए चेंज कर दी थी। मतलब वो नहीं लग रहे थे कि ये दलित हैं, वो नहीं लग रहे थे कि ये महार जाति से बिलोंग करते हैं। मतलब जो उनका जो जाहिर था, जाहिर से वो लग रहे थे कि ये ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं। इसलिए वो जब उनकी जब समस्या उसने सुनी, किसने, स्टेशन मास्टर ने, तो वो क्या हुआ, परेशान हुआ और उनकी हेल्प करने की कोशिश करने लगा। अब अचानक से देखिए वहां पे क्या होता है, वो स्टेशन मास्टर जब पूछता है कि आप कौन हो, तो वो बिना सोचे समझे फटाक से बोल देते कि हम महार जाति से बिलोंग करते हैं। तो जो स्टेशन मास्टर है, महार जाति का नाम सुनकर उसको धक्का लगता है, यानी वो चौंक उठता है कि ये तो मतलब हमारे, हम इनको अछूत मानते हैं, यदि मैं इनको छुआ तो ये पाप होगा, ठीक है। इस तरह की रूढ़िबद्ध धारणा ने क्या हुआ कि वो उनकी समस्या को सोचे बगैर या उनकी जो समस्या की जो सहायता करना चाहता था, वो रूढ़िबद्ध धारणा की वजह से या पूर्वाग्रह की धारणा की वजह से उनकी समस्या को अधूरा छोड़ गया, यानी अब उनसे दूरी रखने लगा। और उस दूरी ने क्या क्या उनको उलझा दिया, यानी भेदभाव करने लगे, लोग उनसे भेदभाव करने लगे। स्टेशन मास्टर उनको घृणित नजर से देखने लगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब उन्होंने क्या फिर से बातचीत की। जब शाम बहुत ज्यादा हो गई तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे गाड़ी से जा सकते हैं, अगर ज्यादा दूर नहीं हो तो हम पैदल भी निकल सकते हैं, ठीक है। तो तब क्या है, स्टेशन मास्टर वहां पे जो था, वहां पे गाड़ियां भी चल रही थी। अब देखिए वो जब गाड़ियों की बात करते हैं, जब उस टाइम बैलगाड़ी चलती थी, तो बैलगाड़ी उनको ले जाने के लिए तैयार नहीं थी जो बैलगाड़ी चला रहे थे, क्योंकि वो ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते थे। और वो अगर एक महार जाति के बंदे को बिठा कर ले जाएगा या बच्चे को बिठा कर ले जाएगा तो उसकी गाड़ी में कोई बैठेगा नहीं, ब्राह्मण, ठीक है। तो इस तरह की जो रूढ़िबद्ध धारणाएं थी, उन्होंने क्या किया, भेदभाव को पैदा किया, ठीक है। अब उस टाइम आप इमेजिन कीजिए जब वो लोग डबल किराया देने को तैयार थे, मतलब जो ब्राह्मण लोग अगर 10 रुपया दे रहा है तो वो महार जाति का जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था उस टाइम 20 देने को तैयार था, ठीक है, डबल किराया देने को तैयार था, फिर भी कोई नहीं ले जा रहा है। वहां पे बात पैसे की नहीं थी, वहां पे बात थी रूढ़िबद्ध धारणाओं की। रूढ़िबद्ध धारणा ने जन्म दिया भेदभाव को। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप इस तरह की जो ये है ना रूढ़िबद्ध धारणाएं, तो इनसे बचें, पूर्वाग्रहों से बचें। आप अपने विवेक से काम करो, आप अपने बुद्धि से काम करो। जब आप अपने बुद्धि से काम करोगे, आप अपने विवेक से काम करोगे, तब आप एक बढ़िया तरीके से अपनी यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी को बढ़िया तरीके से कवर कर सकते हो, एक अच्छा अंजाम आप अपनी तैयारी को दे सकते हो, ठीक है। यूपीएससी यही चाहता है कि आपको दुनिया को नहीं देखना है, आपको दुनिया को देखते हुए अपने विवेक से काम करना है, ठीक है। तो वो विवेकात्मक अध्ययन यहाँ पे आ रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा था पहले, विवेकात्मक अध्ययन करने की बहुत जरूरत होती है पॉलिटिकल साइंस में, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में। अब यहाँ पे जब उसने जब इस तरह की कंडीशन का सामना कर रहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो आप इमेजिन कीजिए कि कैसा फील वहां पे हो रहा होगा, ठीक है। तो अब इस तरह की कंडीशन को देखते हुए जब इन्होंने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस कंडीशन का सामना किया, भेदभाव का सामना किया, तो संविधान को लिखते समय इन्होंने बात की समानता पर, किस पर, असमानता को स्वीकार किया, ठीक है। मतलब इन्होंने भेदभाव पर रोक लगाने के लिए, भेदभाव को समाप्त करने के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स दिए, बहुत सारे नियम बनाए, बहुत सारे कानून दिए। तो उन पर देखिए अब समानता कैसे आई, समानता आई भेदभाव को समाप्त करने के लिए, ठीक है। विविधता को देखते हुए, भेदभाव को देखते हुए समानता जोड़ा गया भारतीय संविधान में। इसके अलावा स्वतंत्रता जोड़ा गया, ठीक है, न्याय जोड़ा गया। ये सब वर्ड्स कहां से आए, न्याय, स्वतंत्रता, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता, ये संविधान में जोड़े कहां से गए, इन सब चीजों को ही तो देखते हुए जोड़े गए थे, विविधता को, भेदभाव को, ठीक है। तो अब यहां से आप इमेजिन करो, इन सब चीजों को रिलेट कर दो संविधान से। अब संविधान में ये आप कहां पे इंडिकेट है, देखिए समानता का हम यहाँ पे बात करते हैं, तो समानता से रिलेटेड आर्टिकल ये है, यहाँ पे जो भी जितने भी आर्टिकल है 14 से 18 तक, तो ये समानता की बात कर रहे हैं। विधि और कानून में सभी को समान दृष्टि से देखा जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए लिंग, जन्म, जाति, ये सब क्या है, ये सब इसके आधार पर सभी को समान, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, मतलब भेदभाव को समाप्त करने की कोशिश की गई थी। तो इन सब चीजों को देखते हुए क्या हुआ, ये संविधान में जितनी भी वर्ड्स हैं, धर्मनिरपेक्षता हो गया, समानता हो गया, ठीक है, स्वतंत्रता हो गया, न्याय हो गया, इन सब चीजों को देखते हुए, इन सब चीजों का सामना करते हुए इन्होंने संविधान में जोड़ा, ताकि इस तरह की समस्या हमारे सामने ना आए,
ठीक है। तो ये जब इन्होंने इस तरह की रूढ़िबद्ध धारणाएं, पूर्वाग्रह, विविधता, भेदभाव, जब इन सब चीजों को समझा तो उनको पता चला कि ये खतरनाक है, बढ़िया नहीं है। तो उन्होंने इनकी रोकने के लिए, इनकी समाप्ति के लिए काम किया। देखिए आर्टिकल 14 दिया, भारतीय संविधान में आर्टिकल 14 कहता है विधि और कानून की दृष्टि से सभी को समान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा विधि और कानून की दृष्टि में, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कानूनी रूप से। ठीक है, अब आर्टिकल 15 दे दिया लिंग, जन्म, जाति, यानी जाति के आधार पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भेदभाव के साथ भेदभाव हुआ था, तो जाति पर आधारित भेदभाव की समाप्ति। ठीक है, आर्टिकल 15 जन्म के आधार पर लड़के लड़की में भेदभाव होता है। ठीक है, जन्म के आधार पर भेदभाव की समाप्ति। तो लिंग के आधार पर भेदभाव की समाप्ति। तो मतलब अब यहाँ पे आप देखिए, जो मैंने वहां पे बताया, मैंने एग्जांपल दिया धर्म पर, तो अब मैं बोल रहा था आप उसको रिलेट करो विधि से भी, कानून से भी। ठीक है, आप उसको रिलेट करो लिंग से, जन्म से, जाति से, आप उसको रिलेट करो पद से, पद के आधार पर किसी को भेदभाव तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पद पे आधारित भेदभाव से कैसे सुलझा जा सकता है। ठीक है, तो किस तरीके से वहां पे वो आर्टिकल 17 दे दिया है। ठीक है, तो अगर छुआछूत का अब देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सामना करना पड़ा था किसका, छुआछूत का। अब छुआछूत का अंत यहाँ पे दे दिया है, मतलब जाति का आधार पर किसी के साथ कोई भी छुआछूत की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। तो आर्टिकल 18 के अंतर्गत अंत कर दिया गया है उपाधियों का। तो ये सभी आर्टिकल कहां से आए, संविधान में क्यों जोड़े गए भाई, इन सब चीजों को देखते हुए तो ये संविधान में जोड़े गए हैं। अब देखिए, अब जो इसका जो पोर्शन बच चुका है, यानी जो चैप्टर 2 का जो पोर्शन बच चुका है वो हम बात करेंगे पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर हिट करो, और दोस्तों कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।